तो शुरू करते हैं हिंदी के जो टॉपिक है हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर उसका टेस्ट। इसके अंदर कितने क्वेश्चन करेंगे हम? 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत क्या कहलाता है? तो वे घटनाएं जिनको एक साथ वर्णन किया जाता है इतिहास के अंदर, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है इति व्रत। क्या कहा जाता है? इति व्रत। और इति का मतलब क्या होता है? किसी को समाप्त कर देना। इति का मतलब होता है समाप्त कर देना। जैसे कि जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसको अष्टाध्याय कहते हैं। सबसे सबसे आगे रहने वाला अग्रणी होता है। 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी होता है। 2 वेदों को दूर की सोचने वाला दूरदर्शी होता है। तो वैसा ही सब किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया जो व्रत होता है वो इति व्रत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इति और इति का अर्थ क्या होगा? तो जैसे कि अभी अपन ने जाना था कि इति का अर्थ तो अपन ने जाना था कि इसका मतलब होता है समाप्त। और ऑप्शन में देखिए समाप्त कहाँ पर है, तो ये हो गया समाप्ति, सिद्ध, पूर्ण, आशा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? समाप्ति। और इति जो बड़ा इति है इसका मतलब हो जाएगा आपदा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये कौन से शब्द होते हैं जिनका अर्थ ये एग्जाम में पूछा जाता है? तो ये होते हैं समश्रुत शब्द। समश्रुत शब्द से यहाँ तात्पर्य ये है कि मतलब जिनका उच्चारण तो समान रहता है लेकिन अर्थ, उनका जो अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न रहता है। क्या रहता है? भिन्न भिन्न रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या होगा? तो अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या होगा? तो अरुण किसे कहा जाता है? एक तो सिंदूर को कहा जाता है, और जो प्रातः काल का जो सूर्य होता है उसको भी अरुण ही कहा जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर को अरुण कहा जाता है। इसके अलावा अरुण किसको कहा जाता है? लाल कलर को भी अरुण कहा जाता है। सूर्य का जो सारथी होता है, सूर्य का सारथी, उसको भी अरुण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरे भाई को छोड़ दो, तो ये तो सही है। एक चाय का गर्म कप दो, तो ये ही गलत है। बाकी देख लेते हैं। यहाँ की तो बात ही निराली है, ये भी सही है। सभी लोग एक साथ बोले, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा कि एक चाय का गर्म कप दो, ये गलत हो गए। इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि एक कप गर्म चाय दो, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो नहीं है पूछा है। कौन सा समास का? द्वंद्व समास का। तो द्वंद्व समास होता क्या है? जिसके अंदर जैसे कि ये है धन दौलत, तो ये द्वंद्व समास है। लेन देन, ये भी द्वंद्व समास है। मोटा ताजा, ये भी द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास जो नहीं है वो क्या है? कोकिल कंठी, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास होता क्या है? तो द्वंद्व समास में जो दोनों पद होते हैं, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनको अलग करने के लिए या तो बीच के अंदर या लगाते हैं, या एवं लगाते हैं, या और का प्रयोग करते हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों को अलग करने के लिए या एवं और का प्रयोग करते हैं। और दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि धन और दौलत, लेन और देन, मोटा और ताजा, ऐसे ही। जैसे कि अन्न और जल, अपना और पराया, ऐसा। और तत्पुरुष समास कैसे होता है? तत्पुरुष समास वो होता है जिसके अंदर बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है, और जिसके अंदर कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कि धर्म ग्रंथ होता है, तो धर्म का ग्रंथ, तुलसीदास द्वारा कृत, मतलब तुलसीदास कृत, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजानन के लिए इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? सबसे पहले गजानन का अर्थ क्या होता है? हाथी। और हाथी का हेरंब होता है, बिल्कुल सही है। षडानन, देमातुर भी होता है हाथी का। एक दंत, तो ये भी हाथी का एक दंत होता है, क्योंकि कहते हैं ना एक दंत दया, वो गणेश जी के लिए भी होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा षडानन, क्योंकि षडानन हाथी का न होकर ये किसका होता है? कार्तिकेय का होता है। कार्तिकेय का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो इसको कार्तिकेय भी होता है, स्कंद भी होता है इसका पर्यायवाची, और मयूर केतु भी है, क्योंकि कार्तिकेय का जो वाहन है वो कौन क्या है, मयूर केतु। तो ये इसके सड़न के पर्यायवाची हो जाएंगे। और ये नहीं है पूछ रहा है तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। बाकी आपको जनन के जो आपको ध्यान रखने हैं पर्यायवाची, वो हेरंब हो गया, देमातुर हो गया, एकदंत हो गया, विनायक हो गया, विनायक हो गया, विघ्नेश हो गया, लंबोदर हो गया, ये सारे गणेश जी के पर्यायवाची हैं। और गजानन का मतलब होता है गणेश जी, सॉरी मैं हाथी बोल दिया, गणेश जी होता है। नेक्स्ट है हमारा, मैं सर्दियों में नहीं नहाता, ये किस वाच्य का उदाहरण है। तो मैं सर्दियों में नहीं नहाता, ये किसको दर्शा रहा है, तो ये कर्ता को दर्शा रहा है। किसको, जो कर्ता है वो ही सर्दियों में नहीं नहाता, तो इसके अंदर कौन सा वाच्य आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा कर्तृवाच्य। कर्म वाच्य में क्या होता है, जो कर्म को दर्शाए, और कर्तृवाच्य में जो कर्ता को दर्शाए, और भाववाच्य में जो कर्म और कर्ता दोनों को ही नहीं दर्शाए बल्कि तीसरा ही कोई अर्थ निकल कर आए, भाव निकल रहा है, उसको कहते हैं भाववाच्य। जो कर्तृवाच्य में होता है, लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे कि रमेश केला खाता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ता है आ रहा है, ठीक है। और कर्म वाच्य में क्या होता है कि क्रिया के रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कि जो कर्म होता है उसकी प्रधानता का बोध होता है, जैसे कि रोगी को दवा दी गई, तो किसको दवा दी गई, तो रोगी को दी गई। उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, उसके द्वारा। और भाववाच्य में जिसके अंदर ना ही तो कर्ता और ना ही कर्म बल्कि भाव का ही प्रदान हो, वही भाववाच्य होता है। जैसे कि राम से रेत में दौड़ा भी नहीं जाता, तो दौड़ा भी नहीं जाता किससे, राम से, कहां पर, रेत में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित विकल्पों में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है इनमें से, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो इसका हो जाएगा हरि, हरि विसर्ग चंद्र। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, हरीश चंद्र, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, हरि विसर्ग प्लस चंद्र, ठीक है। तो यही हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। और विसर्ग संधि की पहचान क्या है, दो बिंदु। अब हृदयानंद में कौन सी संधि है, तो इसके अंदर है दीर्घ संधि, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, हृदय प्लस आनंद। ज्ञानोपदेश में कौन सी है, तो इसके अंदर है गुण संधि, संधि विच्छेद इसका होगा ज्ञान प्लस उपदेश। महिष के अंदर कौन सी संधि है, तो इसके अंदर भी दीर्घ संधि है, और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, मही प्लस ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो असुर राक्षस का होता है, दैत्य भी राक्षस का होता है, दानव भी राक्षस का होता है। तो शत्रु ये हमारा नहीं है, तो शत्रु हमारा आंसर हो जाएगा। और शत्रु के अन्य जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो रिपु हो गया, दुश्मन हो गया, अमित्र हो गया, और वैरी हो गया, ठीक। तो ये शत्रु के पर्यायवाची होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और राक्षस के और भी अगर हम पर्यायवाची देखें तो उनमें से जैसे निशाचर, धनुज, यातुधान, रजनीचर, ये राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है, बात और वात का अर्थ लिखें। तो ये संस्कृत शब्द आ गए। तो बात का मतलब क्या होता है, वचन, और वात का मतलब क्या होता है, हवा। तो वचन और हवा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा वचन और हवा। तो बात का मतलब तो हो गया वचन, और हवा का मतलब हो गया वात। नेक्स्ट है, लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगता है। तो वत्सल, तो ये क्या हो गया, वत्स प्लस लय। श्यामल, तो श्याम प्लस लय। मंजुल, मंजू प्लस लय। तो कमल एक अपने आप में एक शब्द है, तो इसके अंदर लय प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कमल, कमल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत शब्दों में भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ याद कीजिए। तो तुंद और तुंड, तो तुंद का मतलब क्या होता है, तो तुंद का मतलब होता है पेट, और तुंड का मतलब होता है चोंच। तो आंसर हमारा यही है, तो पेट और चोंच।
तो तुंद को बोलते हैं पेट और तुंड को बोलते हैं चोंच, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये टेस्ट पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और उनको कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें हाईकोर्ट एलडीसी की ऐसे ही और टेस्ट देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी गणना न हो सके उसका सार्थक शब्द क्या होगा? तो वो अगणनीय हो जाएगा। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको, क्या होना चाहिए? अगणनीय। अब जैसे कि अपार है, तो अपार का मतलब क्या हो जाए? जिसको पार न किया जा सके, जिसे पार, जिसका पार ना हो। क्या है? जिसका पार ना हो वो होता है अपार। अपरिमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा न हो। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत न हो। नेक्स्ट है, जंगल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो जंगल का क्या होता है? तो अरण्य, कनन, नहीं, गलत हो जाएगा। कनन नहीं होता, कानन होता है। तो इसमें कानन है, अरण्य है, वन है। अरण्य का ये मतलब शब्द गलत है, तो वन हो गया, अरण्य हो गया, कानन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा शब्द अशुद्ध है इसके अंदर? साहित्यिक, महाभारत, राष्ट्रभाषा, संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, राष्ट्रभाषा। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा? राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है। तो जैसे जैसे तैसे, दीठ ढीठ, दारू दारू, नीरज नीरज। तो कौन सा नहीं है इसमें? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, जैसे तैसे। क्यों नहीं है? क्योंकि ये शब्द विशेषण है। क्या है? विशेषण, मतलब ये काम मेरे जैसे जैसे मैंने जैसे तैसे किया है। दीठ का मतलब होता है अर्थ, दीठ का जो अर्थ होता है वो होता है दृष्टि, मतलब देखने योग्य। और ढीठ का मतलब होता है निडर। दारू, दारू का मतलब होता है लकड़ी। और एक दारू होता है, इसका मतलब होता है शराब, जिसमें यहाँ पर जो मात्रा लगी हो उसका मतलब होता है शराब। और एक जो दारू होती है उसका मतलब होता है लकड़ी। नीरद, एक नीरद का होता है बादल, और इस नीरज का होता है कमल। और इस दीठ का होता है दृष्टि, और इस दीठ का होता है निडर। नेक्स्ट, उत प्लस गम का संधि रूप क्या होगा? तो उत आपको पता है, उत कब आता है? जब उद होता है। ठीक है, तो उद उद का ही उत होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? उद्गम हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, उद्गम। और इसके अंदर संधि कौन सी होगी? तो व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा जोड़ा गलत है? तो जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, जो कम, ये तो सही है। जो कम खर्च करता हो, अपव्ययी। अपव्ययी नहीं होता, कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है। जिसका इलाज कठिन हो वो दुसाध्य होता है, बिल्कुल सही है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो सही विलोम युग्म कौन सा है? अर्वाचीन का प्राचीन, उद्यमी का परिश्रमी, क्रूर का निर्दयी, खरा का सच्चा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1, अर्वाचीन का प्राचीन। बाकी उद्यमी का क्या हो जाएगा? उद्यमी का होगा आलसी, क्रूर का अक्रूर, खरा का खोटा। नेक्स्ट है, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस टेस्ट का। आई होप आपको ये टेस्ट पसंद आ रहा होगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, अमावस्या का पूर्णिमा, ये तो सही है। आचार का अनाचार, ये भी सही है। गुप्त का मुक्त, ये गलत हो जाएगा। बाकी कुटिल का सरल से ये सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुप्त का होता है प्रकट और मुक्त का होता है ग्रस्त। ठीक है, तो आई होप आपको एक टेस्ट पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक ये पूरा टेस्ट देखने के लिए।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे टेस्ट चाहिए।